हाय दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार। मेरे YouTube चैनल नलिन एकेडमी में आपका स्वागत है और मैं फिर से एक बार धन्यवाद कहूँगा जो आपने यहाँ पे क्लिक किया। और आप अगर कक्षा 10th में हैं, क्लास 10th में हैं, यदि यूपी बोर्ड में, तो आप लोग को यहाँ पे बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि मैं आप लोगों को 10th क्लास के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहा हूँ। तो जो कि ये आपका 2023 का सेकंड सेट है, ठीक, सेकंड सेट, जो कि किस तरीके से पीछे क्वेश्चन आए हैं इससे हमें ये मालूम पड़ेगा। तो इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है और इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। और बढ़ते हैं बिना देरी करे क्वेश्चन नंबर 1 पे, जो मल्टीपल क्वेश्चंस हैं, जो आपका एमसीक्यू जो है उनको सॉल्व करेंगे। देखिए, हम 2023 का जो पेपर है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक। और ये सेकंड सेट है, जो सेट 2 है, अनसॉल्व पेपर है। और ये इस वाली बुक का है, अरिहंत की जो बुक आती है उसने लॉन्च कर रखी है ये। इसमें सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर दे रखे हैं अनसॉल्व, उनको हम सॉल्व करेंगे एक बेहतरीन सॉल्यूशन के साथ। इसका सेक्शन ए हम एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं 1 से 20 तक जो आते हैं, ठीक। तो बिना देरी करें करते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या है। आप सभी को परिमेय संख्याओं के बारे में तो पता होना चाहिए, ठीक। देखिए, परिमेय संख्या एक्चुअली में होती क्या है, जो P अपॉन Q के रूप में लिखी जा सकती हैं, जहां जहां Q नॉट इजिकल टू 0। क्लियर है? तो जैसे अगर मैं तुमसे बात कहूं कि माइनस के 3 अपॉन माइनस के 5 हो गया, -7 अपॉन 9 हो गया, या 2 अपॉन 3 हो गया, ठीक। या हम -5 या 6, ये अपॉन में 1 लगा के क्या बन जाती हैं, परिमेय संख्या। और ये भी ध्यान रखना है, 0 भी एक परिमेय संख्या होती है, ठीक है। अच्छा, और कौन सी होती हैं? आपने दशमलव की संख्याएं पढ़ी हैं, जो शांत होती हैं, जो शांत और अशांत में भी होती हैं। अशांत में जिसमें आवृत्ति होती है, कौन सी? आवृत्ति। तो ऐसी संख्याएं, इनको भी हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे शांत की हम बात करें, जैसे ये है, जिसका दशमलव के बाद जो है भाग देने के बाद रुक जाते हैं हम लोग, जो शेषफल 0 बच जाता है। जैसे कि मान लो 2.375, ठीक। ये कैसी संख्या है? एक शांत दशमलव संख्या। अशांत में कैसे होती है? जैसे मैं कह दूं 0.363636, इस तरीके से रिपीट होने वाली, इसको हम 0.36 पे बार भी लिख सकते हैं। तो एक ये वाली संख्या होती है जिन पे बार लगा हो या रिपीट हो रही हो, वो भी परिमेय संख्या होती है, ठीक। और परिमेय संख्या क्या होती है? जो जिनका हम वर्गमूल निकाल लेते हैं आसानी से। कैसे? जैसे अंडर रूट 1 का क्या होता है? 1। अंडर रूट 4 का क्या होता है? 2। अंडर रूट 9 का क्या होता है? 3। इस तरीके से हम आगे इनका वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे अंडर रूट 1 का, अंडर रूट 4 का, अंडर रूट 9 का, अंडर रूट 16 का, अंडर रूट 25 का। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। जैसे 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 3 दिया 9। तो जिनको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके वर्गमूल सॉल्व कर लेते हैं, एक सिंपल एक ऐसी वैल्यू आती है जो कि एक परिमेय संख्या के रूप को दर्शाती है। क्यों? क्योंकि इनके अपॉन में यदि हम 1 मान लें तो ये भी एक परिमेय संख्या हो जाती है। तो कहने का मतलब जितने भी नंबर्स होते हैं ना, प्लस के माइनस के, ये भी सब परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन के जो ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें अंडर रूट 9 दे रखा है। अंडर रूट 9 जो है ना आपका, ये एक परिमेय संख्या होगा। क्या होगा? परिमेय संख्या। अब ये अंडर रूट 3, ये अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसका आप डायरेक्ट वर्गमूल नहीं निकाल सकते। अगर निकालोगे तो पॉइंटों में आएगा, जो कि इरिलीवेंट नंबर होता है, जो कि चलता जाता है, कभी रुकता ही नहीं है। और इसमें नंबर से रिपीट भी नहीं होते हैं, ये भी खास बात है इसमें। अब इस वाले में देखिए, अंडर रूट 0.1, इसका भी निकालने बैठोगे तो इसका भी ऐसे ही निकलेगा, पॉइंटों में जाता जाएगा, कभी रुकेगा ही नहीं। ऐसी ये एक नंबर ऐसा है जो कभी रुकेगा नहीं और आगे जाता ही जा रहा है। और इररिलेवेंट नंबर्स आ रहे हैं इसमें। देखो, यहाँ 1 है, यहाँ 0, यहाँ 2 बार 1 हो गया, फिर 0, यहाँ 3 बार 1 होता जा रहा है।
मतलब कोई एक लॉजिक नहीं है, तो इसका मतलब यह एक अपरिमेय संख्या है। तो बाकी इसमें जो ये आंसर है ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा आपका। क्लियर है? उम्मीद है समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिपीट करके देख लेना। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट। रैखिक समीकरण युग्म। हमारे पास एक रैखिक समीकरण युग्म है जो कि हमें दे रखा है x प्लस वाई इजिकल टू 10 और x माइनस वाई इजिकल टू 4। देखिए ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। अब ये जो आप लोगों के सामने जो समीकरण दे रखे हैं, इनको सॉल्व करने की विधियां होती हैं, तो आप लोग इन्हें विलोपन विधि से सॉल्व करें, वो सबसे आसान विधि है विलोपन विधि। अब ये विलोपन विधि क्या होती है, आपको ये पता होना चाहिए कि सर अगर दोनों साइन प्लस प्लस के हों और माइनस माइनस के हों, मतलब सेम साइन हो दोनों चर के आगे या किसी भी x के आगे हो या y के आगे, तो यहाँ पे इसमें हमें करना होता है समीकरणों को घटाने पर। इस पे करना होता है घटाने पर। अच्छा, यदि एक प्लस का हो एक माइनस का हो या एक माइनस का हो एक प्लस का हो, तो इन दोनों कंडीशन में करना होता है हमें जोड़ने पर। जैसा कि अभी आप लोग इस समीकरण में देख पा रहे हैं, ये दोनों ही कंडीशन है। देखिए कैसे, समझना आप ध्यान से। भाई अगर यहाँ देखा जाए, इस x के सामने प्लस का है, ये भी प्लस का है। अगर मैं x और x वाले को करूं तो घटाने पे करना पड़ेगा मुझे इसे। यदि मैं यहाँ देखूं, यहाँ पे है प्लस का और यहाँ है ये माइनस का, तो मुझे अगर मैं y वाले चर से करूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जोड़ने पर। तो मैं, ये आसान है, जोड़ने पे ज्यादा आसान रहेगा, तो मैं ऐसा कर लेता हूँ, इन्हें जोड़ने पे कर देता हूँ। क्या करने पे, जोड़ने पर। तो जब जोड़ने पे करते हैं तो सीधा क्या कर देते हैं, x और x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा ये आपका। अच्छा, ये प्लस का y, ये माइनस का y, y से y कैंसिल हो जाएगा, बचा आपके सामने ये 10 4 14। क्लियर है? और यहाँ x की वैल्यू जो निकल के आई वो आई आपकी 2 अपॉन में चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 सत्ते 14, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7। ये x की वैल्यू आपकी 7 हो गई। ठीक, अब x के मान को किसी एक समीकरण में रख दीजिए। देखिए, एक में रखो चाहे दो में रख दो। तो यदि आप लोग x का मान जो है एक समीकरण में रखते हैं, तो इस x की जगह पे, इस x की जगह पे हमें क्या रख देना है, 7 रख देना है। तो देखो किस तरीके से रखना है। देखिए यहाँ पे आपने 7 रख दिया और ये y इजिकल टू ये आपका 10। तो इस 7 का पक्षांतर में ले जाओ इसे, तो ये हो जाएगा आपका y बराबर 10 माइनस 7, ये हो जाएगा y बराबर 3। तो अब आपका आंसर क्या हो गया, आंसर हो जाएगा सी इज राइट आंसर। क्लियर है? ऑप्शन सी जो है इसका, क्योंकि x की वैल्यू 7 y की वैल्यू 3। अगर आपको ये चेक करना है कि ये सही है या गलत है, तो ये कैसे चेक कर सकते हैं, आप वापस इन्हीं जो समीकरण दे रखे हैं इन्हीं में रख दो वापस वैल्यू। x की वैल्यू 7 रखो, y की वैल्यू 3 रखो, तो 7 और 3 10, 7 और यहाँ y 3, तो 7 में से 3 गए, कितना बचा 4। तो ये भी बिल्कुल ये संतुष्ट हो जाते हैं वापस वो वैल्यू रखने के बाद। तो समझ लेना ये आंसर आपका सही है। क्लियर है? इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। ठीक, देखो विकल्पों में हमें ज्यादा टाइम नहीं देना है। यदि आप लोगों ने विकल्पों में ज्यादा टाइम दिया ना, तो आपका 1 घंटा और 1.5 घंटा खराब हो सकता है, जबकि पेपर 3 घंटे का होता है, ध्यान रखना। ठीक, तो पेपर में टाइम बचाते हुए 20 विकल्पों को बहुत जल्दी से सॉल्व करना है और सावधानी के साथ। ये भी ना हो जल्दबाजी में गलत कर दो। ठीक है, तो बहुत ध्यान से ये सॉल्व करने हैं। पहला, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं कि बिंदु हमें दिया है 5,9। आपको ये मालूम होना चाहिए 5,9 ये जो बिंदु लिखा है ये x की तरह होता है, ये x का x की जगह पे होता है और ये y की जगह पे होता है। मतलब इसको कोटि कहते हैं और इसको भुज कहते हैं। जानते हैं आप इसको क्या कहते हैं, आप कोटि, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, और इसे कहते हैं आप भुज। तो अब ध्यान से सुनना, x जो है x का मान 5 है, तो x की जगह पे, मतलब ये x अक्ष होता है आपका और ये होता है y अक्ष। तो x अक्ष पे 5 है तो कहाँ है, तो यहाँ कहीं होगा। मैं यहाँ मान लेता हूँ, एज्यूम कर लेता हूँ कि यहाँ पे 5 है, जैसे 1 2 3 4 5। ऐसे ही इस y अक्ष पे 9 है, तो y अक्ष पे ऊपर की तरफ होगा 9। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे एज्यूम कर लेता हूँ 9 यहाँ पे है। ठीक, अब दोनों में देखा मैंने कि 5 और 9 ये बिंदु को अगर मुझे यहाँ पे मिलाना है तो बिंदु मुझे ये मिलेगा,
इस तरीके से ये बिंदु यहां मिलेगा और इस बिंदु का नाम हो जाएगा आपका 5,9। क्लियर है। अब मुझसे ये पूछा जा रहा है कि बाई अक्ष से दूरी कितनी है, मतलब इस बिंदु की पूछ रहा है, ठीक है ना। तो बिंदु कहाँ है, ये रहा, और इससे दूरी कितनी है ये बतानी है, यहां से लेके यहां तक की दूरी। अब ये दूरी कितनी है, तो आपको ये दूरी तभी पता लगेगी जब आप नीचे देखेंगे, और नीचे देखने पर हमें ये दिख रहा है यहाँ हम कितना दूर हैं, यहाँ बाई अक्ष से मूल बिंदु से कितना दूर है, 5 पॉइंट पे है कि नहीं। तो वाई अक्ष से दूर कितना है, ये 5 मात्रक, ये 5 मात्रक दूरी पर है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 5 मात्रक। क्लियर है, 5 मात्रक दूरी पर है। यदि ये कहा जाता हमसे कि एक्स अक्ष से बताइए, एक्स अक्ष से ये बिंदु कितनी दूरी पर है, तो एक्स अक्ष से हम बताना होता तो हम फिर यहां से लगाते और यहां तक। तो एक्स अक्ष से कितना है, तो ये बिंदु की दूरी यहां से बताते हम, और यहां से आप बताते भाई ये और ये, यहां दूरी कितनी है, यहां दूरी है आप लोगों की कितनी है, 9। तो कितना हो जाता, 9 मात्रक। कितना हो जाता, 9 मात्रक। तो ये सवाल कोई सा भी आ जाए पेपर में, ठीक है, किस तरीके से सॉल्व करना है वो आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिवर्स करके देख लें। आगे बढ़ते हैं। ये कह रहे हैं यदि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की भुजा, समद्विबाहु, आपको ये मालूम होना चाहिए कि समद्विबाहु का मतलब होता है समान दो भुजा होनी चाहिए और समकोण भी होना चाहिए। तो आप लोग ऐसे समझें कि ये जो हमें कोण दिया है इसे हम मान लेते हैं 90 अंश, क्योंकि ये समकोण है और समकोण में 90 अंश का होता है ये वाला कोण, और ये वाली भुजा को हम बराबर मान लेते हैं। ठीक, ये कह रहा है एक भुजा जो है इसकी इतनी है, तो पूछ क्या रहा है, वो कर्ण की लंबाई पूछ रहा है। तो सीधी जाहिर सी बात है ये कर्ण है आपका, ठीक, और ये नीचे होता है आधार और ये होता है आपका लंब। ठीक, और इसमें ये कहा है एक भुजा, यदि मान के चलिए कर्ण ये पूछ रहा है हमसे, तो एक भुजा मतलब कौन सी दी है, इसका मतलब ये दी है 5√2। अगर ये 5√2 है, ये इसके बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ ये भी 5√2 होगी। क्लियर है। अब हमें ये मालूम है कि सर ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कि सर कर्ण बराबर अंडर रूट करके कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, तो आप लोगों का ये हो जाएगा लंब कितना है 5√2 का होल स्क्वायर, और ये भी 5√2 का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब इसी तरीके से जब हम इसे सॉल्व करना है तो ये हो जाएगा 25 25 दूनी 50 और 25 25 दूनी 50। तो आपने इसे सॉल्व किया, ये आया √100 और इसका आंसर आया 10 सेंटीमीटर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ये तो आसान सवाल है क्योंकि ये 7th क्लास के बच्चे भी कर लेते हैं, क्योंकि ये पीछे के है ना, ये मतलब पहले ही पाइथागोरस थ्योरम तो पहले ही पढ़ा दी जाती है बच्चों को। ठीक है, बस थोड़ा यहाँ पे लॉजिकली समझना था कि यहाँ समद्विबाहु समकोण त्रिभुज दिया था, तो इससे हमें ये समझ में आ गया। कर्ण कैसे निकाला तो ध्यान से देख लो, अगर नहीं समझ में आया तो आप पीछे बैक जाके देख सकते हैं। कर्ण आपका 10 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो समझे। ये है साइन स्क्वायर 18 अंश माइनस कॉस स्क्वायर 72 अंश। देखिए ऐसे सवालों में यही ध्यान रखें आप कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है आपका कोस थीटा, या कोस 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है आपका साइन थीटा। ये दोनों याद रखें। ठीक है, तो अब आप यहां देखें, या तो आप 18 को एक को बदलो, या तो 18 को बदलो या 72 को बदलो। अब मैं मान के चलो मैं 18 को बदल देता हूं। 18 अंश को मैं लिखूंगा 90 माइनस 72। बात समझ में आई, 90 अंश माइनस 72, क्योंकि 90 में से 72 गए 18 बचे। तो मैं क्या काम करूंगा यहाँ पे, ये आपके साइन स्क्वायर 18 अंश और माइनस कॉस स्क्वायर 72 डिग्री दे रखा है हमें। तो आप ना यहाँ पे साइन स्क्वायर 18 की जगह पे आप इतना लिख सकते हैं। ठीक, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे 90 माइनस 72 और माइनस ये कॉस स्क्वायर 72 अंश, इसको ऐसा ही लिखेंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे, हमें दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। ठीक, तो आपने देखा कि साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा,
भाई ये आपको यहाँ मिल रहा है साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा। मैंने अभी बताया कि साइन स्क्वायर को छोड़ दो, अभी आप साइन 90 माइनस थीटा पढ़ें। इसे क्या पढ़ें? साइन 90 माइनस थीटा। देखिए आप ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पे देखो किस तरीके से, ये साइन 90 माइनस थीटा, ठीक। तो यहां हमने अभी देखा साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा की जगह कॉस थीटा होना चाहिए, लेकिन थीटा हमारा कितना है यहाँ? 72। तो इसके हिसाब से ये कितना हो जाएगा? कॉस 72 होगा कि नहीं होगा बताइए। तो आप इसे यहाँ पे कॉस स्क्वायर 72 अंश कर ले, और ये तुम्हारा कॉस स्क्वायर 72 है ही पहले से ऑलरेडी। आपने देखा प्लस का माइनस का असर, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ गया आपका 0। क्लियर है? और उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हुए इसी क्रम में आपका ये बी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसी धनात्मक समपूर्णांक, किसी धनात्मक समपूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। इसने बोला है कि p के लिए कोई समपूर्णांक p है, ठीक, कोई समपूर्णांक p है, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। देखिए आप लोगों को सम संख्या और विषम के बारे में पता होना चाहिए। सम संख्या क्या होती है? जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, और विषम संख्या होती है जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, ठीक। तो सम संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, जैसे क्या हो गया? 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये सब ऐसी संख्याएं हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी। लेकिन विषम संख्या जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं। फिर भैया तो आप लोग यहाँ ये समझें कि ये 2, 4, 6, 8, 10, 12 जो है ये किस फॉर्म में है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो इसको हम ऐसे भी कहां तक शो कर सकते हैं? 2p तक। क्यों? क्योंकि p जो है एक सम पूर्णांक है, यहाँ सम संख्या कोई भी रखें इतना आंसर मिलेगा, ठीक। प्लस की रखो चाहे माइनस की, पूर्णांक बोला जा रहा है, ये क्या है? पूर्णांक। और जब ये पूर्णांक होता है तो आप लोग सभी जानते हैं पूर्णांक यदि हो तो p का मान जो है यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, प्लस का भी माइनस का भी। हालांकि जीरो भी एक सम संख्या होती है, जीरो भी क्या होती है? एक सम संख्या होती है। तो 2p के फॉर्म में लिख सकते हैं, या आप इसे 2q भी कह सकते हो, या आप इसे 2m भी कह सकते हो, या 2n भी कह सकते हैं। हम इस फॉर्म में इनको लिख सकते हैं। तो फिर विषम को कैसे लिखेंगे? तो इसमें लिखा जाएगा 2p प्लस 1, या 2q प्लस 1 भी कह सकते हैं, या हम इसे 2n प्लस 1 भी कह सकते हैं, या 2n प्लस 1 भी कहा जा सकता है। तो अब आपका जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन इसमें विषम के लिए पूछ रहा है, तो विषम के लिए 2p प्लस 1 इज राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? उम्मीद है समझ में आ गया होगा। पेपर में जरूर पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन, तैयार रहना क्वेश्चन करने के लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि संख्याएं दे रखी है हमें कि 7, 8, x, 11, 14 का माध्य x है, तो x का मान है कितना होगा? देखिए आप लोगों ने इसे समांतर माध्य कह लो, ठीक, समांतर माध्य कह लो या खाली माध्य कह लो। क्या फॉर्मूला होता है कि सभी पदों का योग, सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या, मतलब सभी पदों की संख्या। तो आपने देखा सभी पदों का योग, सभी पदों का, अब माध्य दिया भी है हमें x, ये माध्य हमें दे रखा है तो ये x यहाँ लिखना पड़ेगा। अब सभी पदों का योग, सभी पद कितने हैं? ये आपका 7 प्लस 8 प्लस x प्लस 11 प्लस 14, तो ये कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 5 है। इस 5 की कर दो इसमें गुणा x में जाके, तो x में जब गुणा करोगे तो 5x हो जाएगा इधर। अब यहाँ ये 7, 8, 15, 15, 15 और 15, 30, 40, ये 40 प्लस x हो जाएगा। x को आप इधर ले आए पक्षांतर में, ये x इधर आ गया, यहाँ 40 हो जाएगा, और ये बचा 4x, और 4x ये 40, और आप इसे कर सकते हैं 40 बटे में 4 x बराबर, तो 4 से गया 10 बार, तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई? 10। क्लियर है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट आंसर होगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये कह रहा है द्विघात समीकरण, ये हमें दिया है, ठीक, ये द्विघात समीकरण दिया है हमें, ये इसका व्यापक रूप है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0।
के मूल क्या है, समान। देखिए आपको ये मालूम होना चाहिए, मूल यदि समान है, मूल समान, तो आपने विविक्त कर सूत्र पढ़ा होगा कि अगर मूल समान कौन सी कंडीशन में होते हैं, मूल समान जब होते हैं जब विविक्त कर आपका 0 होता है। क्या, विविक्त कर। विविक्त कर, विविक्त कर सूत्र में आपने देखा होगा कि डी आपका यहाँ पे क्या है, 0। तो विविक्त कर जो है आपका डी 0 है, क्योंकि मूल समान दे रखे हैं। तो क्या फॉर्मूला होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इजिकल टू 0। अब आपने देखा सर यहाँ ये बी स्क्वायर है, इसको साइड चेंज कर लें तो ये हो जाएगा 4ac, और इसने पूछ रहा है c का मान क्या होगा। तो आप ना c को इधर ही छोड़ें, आप बाकी जो बचा है इसको आप उठा के यहाँ से कहाँ ले जाएं, इसके अपॉन में ले जाएं, इसे उठा के इधर ले आओ। तो इसे भाई गुणा में कोई चीज होती है तो भाग में जाती है दूसरी साइड, तो ये बी स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा 4a, यहाँ बचेगा c। तो ये जो c का मान है आपका वो आ गया बी स्क्वायर अपॉन में 4a, बी स्क्वायर अपॉन में 4a। तो आप कहेंगे सर बी स्क्वायर अपॉन में 4a, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, सी का मान यहाँ पे बी स्क्वायर अपॉन 4 है। कैसे आया, इसको अपॉन में ले जाके। इसने देखो ये जो बात दी है ना, मूल समान है, ये इसमें अहम बात है। मूल समान जब होते हैं तो आपका जो विविक्त कर होता है वो बराबर 0 के होता है। क्लियर है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके सामने जो क्वेश्चन दिया है वो ये है कि दिए गए चित्र में यदि AD x प्लस 3 सेंटीमीटर, तो आप ना इसे ऐसे करें, A B ये C है और ये आपका D और ये आपका E। तो AD कितना दे रखा है, AD आपको दिया है यहाँ पे कितना है, x प्लस 3, तो इसे x प्लस 3 सेंटीमीटर है ये। अब DB दे रखा है, DB है 3x प्लस 19, तो DB मतलब 3x प्लस 19। AE है x सेंटीमीटर, और फिर आपको EC दे रखा है 3x प्लस 4 सेंटीमीटर। क्लियर है, हमसे ये कहा है कि भैया जी x की वैल्यू क्या होगी यदि DE समांतर है BC के। देखिए बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई भी त्रिभुज है और त्रिभुज में दो भुजाओं को काटने वाली एक जो भुजा है वो तीसरी भुजा के यदि समांतर है, तो इनके जो काटने वाली जो भुजा है जिसने काटा है, वो जो दो भुजाएं उनका जो अनुपात होगा वो समानुपात में होता है। कैसे कि यदि DE समांतर है किसके, DE समांतर है BC के, तो होना चाहिए सर AD अपॉन में DB और इजिकल टू ये हो जाएगा AD अपॉन में DB, तो AE अपॉन में EC। क्लियर है। अब AD की वैल्यू क्या है, AD की वैल्यू देखी जाए तो ये है आपकी x प्लस 3, ठीक, और DB की वैल्यू क्या है 3x प्लस 19, ठीक है, ठीक। इसी तरीके से AE कितना है, AE है आपका x, और EC कितना है, EC है आपका 3x प्लस 4। इनको ब्रैकेट में बंद कर दें और इसे अब हम आगे सॉल्व करेंगे, ठीक। आगे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए आगे नेक्स्ट पेज पे देखें तो देखिए आप ऐसे इसे सॉल्व करेंगे किस तरीके से, तो समझना ध्यान से कि सबसे पहले ना हमें इसकी इधर क्या कर देंगे, गुणा, इसकी गुणा कर देंगे। तो इसकी यहाँ गुणा करेंगे तो आप टच करके लिख दें क्या कि x प्लस 3 और ब्रैकेट में आ जाएगा कितना 3x प्लस 4 इजिकल टू। क्लियर है, एक बार चेक कर लेते हैं, 3x प्लस 4 सही है। अब इसकी गुणा इधर करें तो x में हो जाएगी 3x प्लस 19 की, तो x में हो जाएगी किसकी 3x प्लस 19 की। क्लियर है। अब हमें करना क्या है, देखिए आपको ये गुणा करनी आती है तो किस तरीके से करेंगे, इस x की गुणा पहले इसके साथ करें, तो इस x की गुणा 3x के साथ करी तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। इस x की ही गुणा फिर 4 के साथ करेंगे अभी, क्योंकि हमें दोनों के साथ करनी होती है, तो प्लस के कितना हो जाएगा 4x। अब 3 की गुणा इसके साथ करोगे तो 3 तिया 9x हो जाएगा। अब इसी 3 की गुणा 4 के साथ करें तो 3 चौक 12 हो जाएगा। अंदर x की कर दे तो ये 3x स्क्वायर हो जाएगा और ये 19x हो जाएगा इधर। अब पक्षांतर करें सीधा ही, तो देखिए 3x स्क्वायर, ये 4x 9x हो गया तुम्हारा 13x और प्लस के 12 है, और इसको पक्षांतर में लाओ तो ये माइनस में 3x स्क्वायर और ये प्लस माइनस में ही आएगा 19x और बराबर 0।
3x² माइनस का, ये प्लस का, इससे ये कैंसिल, बचा 13x और ये 19x। तो 13 में से 19 गए तो भैया माइनस का 6x बचा, ये प्लस के 12 बराबर 0। और आपको पता है माइनस 6x यहीं रह जाएगा, 12 को इधर ले जाओ, माइनस में 12 है, और ये x इजिकल टू -12 बटे में -6, माइनस से माइनस कट गया, 6 दूनी 12, x की वैल्यू जो आई आपकी वो आ गई 2। क्लियर है? ऑप्शन नंबर आपका इसमें देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका इसमें राइट आंसर होगा, 2 सेंटीमीटर। क्लियर है? उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य है। तो देखिए समांतर माध्य का एक और क्वेश्चन आ गया। जैसा कि अभी मैंने बताया था, समांतर माध्य जो होता है आप लोगों का सभी पदों का योग बटे सभी पदों की संख्या। तो यहाँ पे 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्या कौन कौन सी होती है, तो इसमें समझे आप। ठीक है, तो देखिए अभी 1 मिनट रुके। देखिए, तो हमने देखा कि सर यहाँ 1 से 10 तक की धनात्मक संख्या कह रहा है, तो 1 से 10 तक की 2 हो गई, 4 हो गई, 6 हो गई, 8 हो गई, ठीक है ना, और फिर 10 हो गई। ठीक है ना भाई, 2 4 6 8 10, 10 तक की पूछ रहा है, तो 2 4 6 8 10। अब इसका समांतर माध्य क्या होगा? समांतर माध्य, तो समांतर माध्य आप सभी जानते हैं कि 2 + 4 + 6 + 8 + 10, और कितनी है ये? 5 है। 1 2 3 4 5। तो आपने देखा 6 4 10 10, ये 20 20 और 10 30, 30 बटे 5, 5 से गए ये 6 बार, तो ये आपका आंसर आ गया 6। तो आपका 6 ऑप्शन डी इज राइट आंसर। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए, क्योंकि हमें स्पीड में सॉल्व करना है। चलिए 156 के अभाज्य गुणनखंड होंगे, तो 156 के अभाज्य गुणनखंड कैसे करोगे? इसे 2 से काटें, 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16। ठीक, 2 से काटोगे तो 2 तिया 6, 2 नीम 18। अब 3 से काटोगे तो 3 से गया कितनी बार? 3 से गया 13 बार, 13 3 39। अब 13 से ही कटेगा ये, तो आपने देखा सर इसका आया 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। कहने का मतलब मैं इसे लिख सकता हूँ 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13। तो आप देखेंगे सर ये ऑप्शन में कहाँ होगा? 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13, मतलब बी ऑप्शन इज राइट आंसर। क्लियर है? उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये बहुत आसान है, हर बच्चे को आता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक वर्गीकृत आंकड़े का माध्य और बहुलक क्रम से, देखिए माध्य और बहुलक, हमें माध्य क्या दिया है? माध्य दे रखा है 24, और बहुलक, बहुलक कितना दिया है? बहुलक दिया है 12। तो ये पूछ रहा है माध्यक क्या होगा। ठीक, देखिए आप लोगों को मैंने तीनों में संबंध बताया है कि 1 + 2 = 3, तो 1 होता है बहुलक। ठीक, अच्छा 2 होता है माध्य बराबर 3 होता है माध्यक। ठीक, अब यहाँ पे बहुलक कितना है? बहुलक है आपका 12, ये 2 गुणा माध्य कितना है? 24, और ये आपका 3 माध्यक। क्लियर है? अब इसे सॉल्व करेंगे। देखिए सॉल्व किस तरीके से करना है। देखिए ये तो आपका 12 ही रहेगा, और ये 24 दूनी 48, और 48 और यहाँ पे ये 3 माध्य की रहेगा। क्लियर है? अब इसे सॉल्व कर, 48 बार हो गया 60, और बराबर यहाँ पे ये 3 माध्यक। अब एक बात आप सभी जानते हैं कि ये गुणा में है, और गुणा में कोई चीज होती है तो ये भाग में जाएगी। तो कहने का मतलब 60 बटे 3, और 3 से भाग करो 20 बार, तो यहाँ पे क्या बचा? माध्यक। तो आप लोगों का जो आंसर आया, माध्यक जो निकल के आया, वो आपका माध्यक जो निकल के आया वो कितना है? 20। यहाँ से 20 आ गया ना ये, तो ये 20 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्लियर है? देखो इसमें ये इंपॉर्टेंट है, और इस पे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है हर बार। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन जरूर आएगा 100% गारंटी के साथ। अगला जो कह रहा है भैया जी क्वेश्चन क्या है वो समझते हैं आगे। देखिए एक रैखिक समीकरण युग्म हमें दे रखा है ये कि अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। कितने हल हैं? अनेक हल।
देखिए अनेक हल, तो आप लोगों ने एक चीज पढ़ी है कि हमें मालूम है दो समीकरण होते हैं आपके रैखिक समीकरण, a1x प्लस b1y प्लस c1 इजिकल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इजिकल टू 0, समीकरण 1 समीकरण 2। अब मैं इस वाले समीकरण को देखूं तो ये आपका लिखा हुआ है 2x प्लस 3y बराबर 5, तो मुझे इसे शुद्ध रूप में लिखना पड़ेगा ऊपर की तरह, कि इसे लिखना पड़ेगा 2x प्लस 3y, माइनस में ले जाना पड़ेगा 5 को, इस 5 को, और ये आपका बराबर क्या बचेगा 0। ये समीकरण आपका 1 हो गया। ऐसे नीचे वाला जो है दूसरा 4x प्लस के वाई बराबर 10 है, इसको भी मुझे ले जाना पड़ेगा, करना पड़ेगा 4x प्लस के वाई और माइनस में 10, ठीक, और इजिकल टू में 0, समीकरण ये आपका 2। अब यहां से मुझे वैल्यू निकालनी है, ठीक, तो वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो ये इसकी तुलना समीकरण 1 से करते हैं, तो समीकरण 1 में a1 है x, तो x की जगह x है, लेकिन a1 का जो वैल्यू हुआ ये a1 की वैल्यू है, ठीक। y, अब y, ये y की जगह y है, b1 की वैल्यू कितनी है, b1 की वैल्यू आपकी 3, तो आप ना ऐसे लिखेंगे, और यहाँ पे ये किसकी है, ये c1 की वैल्यू है, तो आप इन्हें लिखेंगे कि सर a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 3 प्लस का, और c1 की वैल्यू माइनस के 5। ऐसे नीचे ये आपका a2x है, यहाँ पे 4x है, तो मतलब कहने का a2 की जगह 4 आ रहा है, तो a2 की वैल्यू कितनी हो गई 4। ऐसे b2 की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे k, ये k है, ये आपका k है, और इसी तरीके से यहाँ पे c2 की वैल्यू हो गई माइनस के 10, ठीक। अब उसने ये कहा था कि क्या, चूंकि अपरिमित रूप से अनेक हल, उसने बोला है अपरिमित रूप से अनेक हल। देखिए ध्यान रखना, जब अपरिमित रूप से अनेक हल की बात कही जाए तो सीधा हमें क्या करना होता है, हमें यह मालूम होना चाहिए कि सर अपरिमित रूप से अनेक हल में a1 अपॉन में a2 इजिकल टू b1 अपॉन में b2 इजिकल टू c1 अपॉन में c2। कहने का मतलब ये अनेक हल की कंडीशन होती है, मतलब जिसे हम कहते हैं संपाती, ये संपाती रेखाएं की कंडीशन है, ठीक। अब संपाती रेखाओं में है तो a1 अपॉन में a2, अब ये जो वैल्यू है जो आपने निकाली इनको यहां रख दो, a1 की वैल्यू कितनी है 2, और ये a2 की वैल्यू कितनी है 4, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन में 4। ऐसे ही b1 की वैल्यू कितनी है, b1 की वैल्यू है 3, और ये हो जाएगी k, तो यहाँ पे b1 की वैल्यू 3 और ये b2 की वैल्यू k। ऐसे ही c1 की वैल्यू कितनी है, c1 की वैल्यू -5 है और -10, तो यहाँ हो जाएगा -5 और c2 की -10। अब इन्हें सॉल्व करो, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब देखो हमें कोई भी दो से काम करना है, हमें k की वैल्यू निकालने के लिए हम चाहे तो इन दोनों को ले लें, इन दोनों से हो जाएगा सॉल्व, या आप इन दोनों को भी ले के काम कर सकते हैं, सेम ही वैल्यू निकल के आएगी। तो मैं अगर ये करूं कि 2/4 बराबर 3/k लेके काम करूं तो भी हो जाएगा, कैसे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, पहले तो इसे काट दो, फिर k की गुणा इधर करोगे तो k एकम k, और 2 की गुणा इधर करोगे 2 तिया 6, एक तो इस तरीके से भी आ गया आंसर। यदि आप ऐसे करना चाहो इससे यहां से कर सकते हैं 3/k बराबर 5/10, अगर इन दोनों को लें तो यहाँ देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, इस इधर गुणा करें तो 2 तिया 6, और इधर करें तो k एकम k, तो k की वैल्यू कितनी हो गई 6। आपने देखा वैल्यू तो सेम आ रही है, ठीक है, तो k की वैल्यू जो है क्या होगी 6 इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आप लोगों का जो है डी ऑप्शन इज राइट आंसर होगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं आगे कि ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज हैं। देखिए आप लोगों को समबाहु से नाम से ही समझ में आ जाना चाहिए, समबाहु का मतलब क्या होता है कि सभी जो भुजाएं हैं तीनों की तीनों वो बराबर हैं, ठीक। कैसे वो समझें, सबसे पहले मैं नाम लिख देता हूं, ये A है, ये B है और ये C है, ठीक। और ये जो D जो हमें देना है ना वो BC का मध्य बिंदु कहाँ है, तो B और C की भुजा ये है तो आपको D यहीं देना है, यहां नहीं लिखना D, क्यों, क्योंकि BC का मध्य बिंदु ये है। अब ये क्या हुआ फिर E, ये क्या हो गया E। अब इसने ये कहा है कि ये जो दोनों त्रिभुज हैं ये क्या है समबाहु। अब देखो समबाहु का मतलब क्या होता है,
समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी तीनों भुजा बराबर हो। कहने का मतलब AB के बराबर है BC के बराबर है CA। इसी तरीके से हम इसमें तीनों में भुजा करें तो इसमें BD बराबर है DE और बराबर है EB के। ये तीनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर हैं दोनों त्रिभुजों की। ये त्रिभुज ABC में है और ये है त्रिभुज ABC में, ठीक, और ये है त्रिभुज किसमें, BDE में। ठीक है, अब सुने ध्यान से कि यहां पे देखा जाए तो हमें समरूपता जो है, समरूप जो होते हैं उसकी कसौटी लगानी है। आपको कसौटियां मालूम है। देखिए पहली कसौटी तो ये हो जाती है भाई, ये जो कोण है ये दोनों त्रिभुजों का कोण है। भाई ये इसका भी कोण है, छोटे वाले त्रिभुज का और बड़े वाले त्रिभुज का भी कोण है। नहीं समझ में आया? देखो ऐसे समझते हैं। देखिए आप लोग यहाँ पे अच्छे से समझ पाओगे। देखिए जैसे मैं कहूँ आपसे कि ये वाला जो कोण है, ये वाला जो कोण है ये इस वाले त्रिभुज का भी है, ये वाला कोण है, और बड़े वाले त्रिभुज, ये बड़ा वाला जो त्रिभुज बना हुआ है कि बना हुआ है कि नहीं, तो ये बना हुआ त्रिभुज बड़ा वाला, तो इसका भी यही कोण आ रहा है। तो ऐसा होता है जब दो कोण एक पे ही आए ना, उसे उभयनिष्ठ कोण कहते हैं या कॉमन एंगल। तो ये जो कोण है आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि सर त्रिभुज ABC और BDE में अगर हम देखें, क्या त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDE में, ठीक, तो यहां हो जाएगा कोण, इसका नाम लिखूंगा मैं, इसका नाम लिखूंगा तो क्या कोण होगा, DBE, क्या लिखूंगा, DBE बराबर है CBA के, क्योंकि बीच में कोण लिया जाता है तो ये कोण CBA के बराबर है। और लिख देंगे क्यों, क्योंकि ये क्या है, उभयनिष्ठ कोण। क्या है, उभयनिष्ठ कोण है ये। ठीक, इसी तरीके से आगे देखिए। अब भाई देखो ये कोण और ये कोण, आपको ये मालूम होना चाहिए यहाँ DE जो है समांतर है, DE समांतर है CA के। भाई यहाँ पे अगर हम देखें DE समांतर है किसके, CA के, तो भाई और ये तिर्यक रेखा कहला दी जाए। आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा। देखो किस तरीके से 9th क्लास में हम पढ़ते हैं कि अगर कोई दो रेखाएं हैं, ये L है, L और ये M है, और इसको कोई एक तिर्यक रेखा काट के जाती है, तिर्यक रेखा, तो आपको पता होना चाहिए, मान लो ये कोण इसके बराबर होता है, ठीक है, संगत कोण बराबर होते हैं, या ये कोण इसके बराबर होगा। ठीक, तो इसको ही, इसी का लॉजिक हम यहाँ लगा रहे हैं। यहाँ देखा जाए तो ये कोण इसके बराबर है, ठीक है ना। अगर हम इसे टेढ़ा कर दिया जाए, इसको अगर हम टेढ़ा कर दें ऐसे करके, तो देखा जाए तो यहाँ पे ये कोण जो है इसके बराबर हो जाएगा। ठीक, तो कहने का मतलब हम लिख देंगे यहाँ पे कि कोण BED बराबर हो जाएगा कोण किसके, BED के, ये BED लिखा ना, तो BAC के, क्या हो जाएगा, BAC के, ये वाला यहां से, ठीक है, BAC के। इसी क्रम में ऐसे यहाँ पे ये वाला कोण इसके बराबर है, ये भी संगत कोण ही है, तो इसको भी लिखेंगे आप BDE, क्या लिखेंगे, BDE बराबर लिख देंगे BCA के। ये दोनों कोण बराबर हो गए। ठीक है, अब ये दोनों कोण बराबर हैं, क्यों बराबर हैं, इसके लिए आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ये दोनों कोण बराबर हैं, इसके लिए लिख सकते हैं आप कि ये संगत कोण है। ठीक है, यहाँ लिख दूंगा मैं दोनों के लिए ही, चूंकि संगत कोण। ठीक, अब आपको पता लगा कि ये एंगल, ये भी एंगल और ये भी एंगल, तो तीनों एंगल से हम बता सकते हैं कि यह एक कैसी है, यह एक दोनों त्रिभुज जो हैं एक दूसरे के समरूप हैं। ठीक है, तो लिख देंगे इंप्लाइज दैट त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा, सॉरी ये समरूप, ये तो मैं सर्वांग सम का निशान लगा था, ये समरूप का निशान ये होता है त्रिभुज BDE, और कौन सी कसौटी से, ये एंगल, तो लिखेंगे समरूपता की एंगल कसौटी से।
अच्छा, अब तुम्हारे एक बात दिमाग में आई होगी कि भैया ये इतना बड़ा करना पड़ेगा क्या ये सवाल? नहीं, इसको इतना बड़ा नहीं करना है। ये तो सिर्फ हमने ये प्रूफ किया है कि ये एक समरूप त्रिभुज है। बेसिकली आपको मुझे समझाना था, तो समझाने के लिए प्रूफ करना पड़ेगा, तभी हम इसमें क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला लगा सकते हैं। कौन सा अब लगेगा? कि जब कोई दो त्रिभुज समरूप होते हैं, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज बी डी ई के, तो हम लगाते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी, ठीक, अपॉन में एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला होता है? ये फॉर्मूला तभी काम करता है जब दोनों त्रिभुज समरूप हों। तो सीधा लिखेंगे ए बी अपॉन में बी डी का होल स्क्वायर। ठीक, इस तरीके से बाकी की भी और होंगे तीनों भुजाएं, लेकिन हम इतने से ही काम चलाएंगे। अब एक बात बताओ, ये जो बी डी है आपके सामने, ये बी डी जो है, ये बी डी, ये वाली जो बी डी है, ये क्या मध्य बिंदु था? मध्य बिंदु है यहाँ पे डी जो है बी सी का। तो एक बात बताओ, यहाँ पे ये बी है और ये सी है, तो बी सी का हाफ हुआ कि नहीं हुआ बी डी? भाई बताइए। तो मैं इसे लिख सकता हूं कितना? मैं इसे लिखूंगा कितना, देखिए, बी डी को लिखूंगा मैं बी सी अपॉन में 2। कितना लिखूंगा? बी डी को बी सी अपॉन में 2। क्लियर है? तो मैं यहाँ पे देखूं तो ये ए बी अपॉन में बी डी की जगह लिख देता हूं बी सी अपॉन में 2, ये होल स्क्वायर चलता ही रहेगा। क्लियर है? अच्छा, अब एक बात बताइए, अभी हमने देखा समबाहु त्रिभुज में कि भाई ए बी के बराबर बी सी है, अभी देखा ना? अरे ऐसे देखो, देखो यहाँ पे अब आपको शो हो जाएगा, देखिए किस तरीके से ये आपको दिख रहा है, ए बी के बराबर बी सी। ठीक, तो आप ना ऐसा करें, जो ए बी है, ए बी के बराबर क्या लिखें? बी सी। तो ए बी की जगह में बी सी लिख देता हूं, मतलब ऊपर लिख दो बी सी, नीचे बी सी अपॉन में 2 है का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ पे? अच्छा, बी सी से बी सी कटा एक 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 बार, दोनों एक एक बार कट गए। अच्छा, अब ये जो 2 है ना सबसे नीचे, इस 2 की क्या होगी? इस 2 की ऊपर हो जाएगी गुणा, तो ये हो जाएगी 2 एकम 2 और बटे में यहाँ नीचे 1 का होल स्क्वायर। और जब इसे सॉल्व करा तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 1 एकम 1, तो इसे हम लिखेंगे 4:1। क्लियर है? देखो, ये क्वेश्चन तो वैसे नॉर्मली यहां से स्टार्ट था, ठीक है, यहां से शुरू और यहाँ पे एंड। ठीक, लेकिन ये मैंने क्यों किया? क्योंकि आपको ये भी समझाना था कि ये दोनों जो त्रिभुज हैं वो समरूप कैसे हैं। मैं डायरेक्ट भी कह सकता था कि ये दोनों जो त्रिभुज हैं वो समरूप है, लेकिन समझाना था हमें। मान लो आपका एक क्वेरी हो जाती फिर कि भैया कि ये सर ये कैसे समरूप, कैसे, हमें ये समझाओ। ठीक है ना? तो इसको समझाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा? मुझे ये समझाना पड़ा पहले, फिर इसको मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिखना पड़ा कि ये इस तरीके से समरूप है। और कौन सी कसौटी लगाई हमने? इसमें लगाई एंगल एंगल एंगल, कोण 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 कसौटी से ये हमने प्रूफ कर दिया। क्लियर है? उम्मीद है बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी क्रम में मैं आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन पे। बस मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक जरूर करते रहना। ठीक है, चलिए। ये कह रहे हैं कि cos A जो है ना आपके सामने 7/25 है। ठीक, देखिए आप लोगों ने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि लाल बटे कका, है ना? तो यहां होता है आपका साइन, यहां होता है कॉस, यहां होता है टेन, इधर होता है इसका साइन का उल्टा कोसेक, और कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉट। तो मैं अगर कॉस की बात करूं तो कॉस थीटा बराबर अगर देखा जाए तो होता है आधार बटे कर्ण, मतलब ये होता है आधार और नीचे होता है कर्ण। ठीक, क्लियर है? तो देखा जाए ये आपका लंब है और ये आपका आधार है और ये आपका कर्ण है, और ये जो थीटा होता है ना आपका, थीटा होता है यहाँ पे। क्लियर है? यदि अगर क्वेश्चन देखा जाए तो यहाँ दिया है cos A, तो सर यहाँ ये जो A है वो यहाँ होगा, ये B है और ये C। अब ये जो A है ना ये फिक्स है अपनी जगह पे, यही होगा A को आप ऊपर नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे cos A दिया है, ये कोण है और इसको लगा के कोणांक हो गया, और कोणांक हमारा जो है वो ये होगा, A यहीं पे लगेगा। क्लियर है? ठीक है, आप A को यहाँ नहीं लिख सकते, यहाँ नहीं लिख सकते, A यहीं लिखना पड़ेगा। ठीक, ये तभी काम करता है ये फॉर्मूला। तो आपने इसने जो दिया है क्वेश्चन में, ये दिया है कि cos A इज इक्वल टू
7/25। ठीक, तो 7 जो है आपका आधार हो गया ये ए, और ये हो गया के मतलब कर्ण। तो ए की जगह पे ए मतलब आधार, तो नीचे लिख देंगे हम 7। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये 7 यहाँ हो जाएगा, और कर्ण कितना है यहाँ पे 25। तो हमें लंब निकालना है। लंब निकालने का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं कि भैया जी लंब इजिकल टू होता है अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस कर देंगे आधार का स्क्वायर। तो आपका ये जो हो जाएगा कर्ण स्क्वायर, कर्ण कितना है, कर्ण है आपका 25, 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। आप इसे जब सॉल्व करेंगे 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, और माइनस 7 7 49, और जब इसे सॉल्व करा तो ये आपका आया 15, 15 में से 9 गए तो 6, और यहाँ कितना बचा 1, 11, 11 में से 4 गए तो 7, और यहाँ बचा 5, 576, और ये होता है 24 का। कहने का मतलब आप लोगों का ये 24 आ गया। ठीक है, कितना आया 24, तो लंब आपका 24 आ गया। क्लियर है। अब जो क्वेश्चन में पूछा है हमसे, ये पूछ रहा है कि tan a प्लस cot a का मान, ये मान हमसे पूछ रहा है। तो किस तरीके से निकालेंगे देखिए, देखिए अभी एक और स्लाइड बना लेता हूं, क्योंकि अभी जो है देखिए, अब आपने देखा क्या कि यहाँ पे हमें अब तीनों की वैल्यू मिल गई। अब हमें सिर्फ क्या करना है, tan a और cot a का मान निकालना है। तो देखिए भाई, देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे tan a और प्लस cot a। ठीक, आपको ये मैंने बताया था अभी लाल बटे कका। ठीक, तो यहाँ होता है tan और इसका उल्टा होता है cot। तो tan की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो tan की वैल्यू यदि मैं निकालूं tan a की वैल्यू, तो ये ये tan a नहीं, मैं tan थीटा कहूंगा अभी फिलहाल के लिए। इसे क्या कहूंगा मैं, थीटा। देखिए tan थीटा कहूंगा, और tan थीटा इजिकल टू क्या होगा, l अपॉन में a, मतलब लंब बटे आधार। ठीक है, और cot जो होता है इसी का जस्ट उल्टा, वो a अपॉन में l हो जाएगा, मतलब आधार बटे लंब। ठीक है, तो अब ये जो वैल्यू है ना, अब यहां से वैल्यू निकाल के इसमें रख देंगे हम। ठीक है, तो देखिए कहां से, कि सबसे पहले tan a क्या है, लंब बटे आधार। तो tan a की वैल्यू लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार मतलब 24/7, कितना हो जाएगा 24/7। इसी तरह cot a, इसका उल्टा कर दो 7/24। तो एलसीएम लो, 7 चौक 28, और 7 दूनी 14, 14 और 2 16, 168। 24 की इधर गुणा करो तो ये आपका कितना हो जाएगा 24, 24 576, कितना हो जाएगा 576, और 7 की इधर करें तो 49, और जोड़ दें तो ये हो जाएगा आपका 625 और बटे में 168। ये आप लोगों का फाइनल आंसर। ठीक, ऑप्शन कौन सा होगा आपका, ऑप्शन आपका हो जाएगा 625/168। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को रिपीट करके देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए यदि दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। देखिए मान लो इसकी वृत्त की त्रिज्या आपको दे रखी है 3 सेंटीमीटर, R1 कह लो इसे, और इस वाले वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 4 सेंटीमीटर, जिसे आप R2 कह लें। ठीक है, ये कह रहा है वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग के बराबर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है। मतलब इसका भी क्षेत्रफल निकालो, तो इसका वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे R1 स्क्वायर लगाएंगे और इसका पाई R2 स्क्वायर लगा देंगे वृत्त का क्षेत्रफल। अब दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। ठीक, तो जोड़ के नया बन के आ जाएगा, एक नया वृत्त बन गया, इसको आर हम कहेंगे। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसके पाई आर स्क्वायर के बराबर, क्योंकि कह रहा है ना कि जो आपने योग के बराबर जो क्षेत्रफल वाले वृत्त, तो वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है तो उसका भी क्षेत्रफल के बराबर ही हो रहा है। तो पाई यहां से कॉमन लिया आपने, तो R1 का स्क्वायर प्लस ये R2 का स्क्वायर हो जाएगा। इधर देखा जाए तो ये आपका पाई आर स्क्वायर है। यहाँ पे सीधी आपको क्या करनी है, वैल्यू रख देनी है। ठीक है, ये वाला पाई और ये वाला पाई कैंसिल करो क्योंकि बीच में बराबर है।
इक्वल जैसे ही लग जाता है तो ये इक्वल वैल्यू हो जाती है, पाई से पाई कैंसिल हो गया। R1 की वैल्यू जो आपके सामने है वो 3 का स्क्वायर कर देंगे और R2 की वैल्यू आपकी 4 का स्क्वायर कर देंगे और ये आपका R स्क्वायर है ही, तो 3 तिया 9, 4 चौक 16 और भैया जी ये आपका R स्क्वायर और इसे जोड़ दें तो 25, ये आपका R स्क्वायर और आप इसे सॉल्व करेंगे तो R और ये अंडर रूट में चला जाएगा 25, तो ये आप लोगों का हो जाएगा 5, ठीक है, 5 सेंटीमीटर। तो आप लोगों का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, 5 सेंटीमीटर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है ये, ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है, हो जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, इसलिए हमने पाई आर 1 स्क्वायर लिया, क्योंकि यहाँ पे दो त्रिभुज, दो वृत्त से वृत्त दिए हैं इस वजह से, ठीक है। चलते हैं आगे। द्विघात समीकरण दिया है ये हमें और इसके मूल हैं, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0, ये तो सब बच्चे कर लेते हैं, ये 8th क्लास में बहुत अच्छे से आते हैं, बच्चे कर लेते हैं इनको। भाई यहाँ पे 10 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि जो बीच में जो आपको दिया है 3, तो हमें जो बीच में 3 दिया है इसके हिसाब से ये 3 लेके आना है जोड़ने में या घटाने में, और यहाँ पे 10 आना चाहिए गुणा में, तो 5 दूनी 10, 5 में से 2 गए तो 3 बचेगा, ठीक है। तो ये आप लोग किस तरीके से करेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 की जगह पे आप लोगों को लिखना है कितना, 5 माइनस 2, क्योंकि 5 दूनी 10, 5 में 2 गए तो 3, और बचा आपके सामने कितना, x माइनस 10 बराबर 0। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस ये आपका 5x अंदर गुणा करो, माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, ये आपका 2x माइनस 10 बराबर 0। यहां से और यहां से आपने लिया कॉमन, तो यहां से x गया तो x माइनस 5 बचा, प्लस यहां से 2 कॉमन लिया तो x माइनस के यहाँ भी 5 बचेगा बराबर 0। ये आपने लिया x माइनस 5 इधर कॉमन, तो x प्लस के 2 बराबर 0, x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया 5, ये आपका एक मूल आ गया, या x प्लस 2 बराबर 0 भी हो सकता है, तो x बराबर माइनस के 2, और ये आपका, तो x की वैल्यू जो निकल के आई 5 और माइनस के 2, क्या आई 5 और माइनस के 2, ठीक है। तो x की वैल्यू 5 और माइनस 2, ऑप्शन कौन सा है 5 और माइनस 2, बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट आंसर कि x की वैल्यू 5 और y की x की वैल्यू माइनस 2, ये मूल है इसके। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं आगे। आगे क्या है कि यदि यदि एक समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई के अंडर रूट 3 गुनी है। सवाल बहुत अच्छा है, ठीक है। क्या कह रहे हैं इसमें कि ऊंचाई की अंडर रूट 3 गुनी है, छाया की जो लंबाई है ऊंचाई की 3 गुनी है, अंडर रूट 3 गुनी। तो आपने ऐसा करें कि माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की जो ऊंचाई है आप लोगों की कितनी हो गई h, ठीक है, h है, तो इसकी छाया की लंबाई कितनी हो जाएगी, छाया की लंबाई प्रश्न के अनुसार अंडर रूट 3h हो जाएगी कि नहीं होगी बताइए। ये कह रहा है ना अंडर रूट 3h की गुनी है, यदि ये h है तो ये कितनी है, ये इसकी छाया मान लो, ठीक है, तो ये अंडर रूट 3h, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि उन्नयन कोण, तो इनके बीच का ये जो कोण है ये कोण बताना है हमें, ये कोण कितना बना, ठीक है ना, छाया जो है कितने कोण पे बनी है, तो ये हमें बताना है। ये कैसे बताएं भाई, इसको बताने के लिए हम मान लेते हैं इसे थीटा। तो आपको मालूम है ये लंब है और ये आधार है, और मैंने अभी बताया था लंब बटे आधार जो होता है वो tan थीटा का होता है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो tan थीटा बराबर लंब कितना है h और आधार कितना है अंडर रूट 3h, h से h कट गया, तो यहाँ पे ये एक बार कटा, तो आपने देखा कि भैया जी ये tan थीटा बराबर आ गया 1/√3। आपको पता है ये tan थीटा है, तो ये 1/√3 जो वैल्यू होती है ये tan 30 की होती है, ये आपको सबको मालूम होना चाहिए कितना होता है tan 30 की वैल्यू, ठीक है। अब हमें tan से tan यहाँ हटा दिया जाए, क्योंकि तुलना करने पे करें तो tan से tan और यहाँ थीटा की जगह पे आ रहा है 30 अंश, तो थीटा की जो वैल्यू आई वो आई आपकी 30 अंश। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देखिए tan 30, तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर, क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या है आगे देखते हैं। देखिए
ये है 45 सेंटीमीटर ऊंचाई और 4 सेंटीमीटर व्यास वाले एक धात्विक ठोस बेलन को पिघलाकर बनाए गए 6 सेंटीमीटर व्यास के ठोस गोलों की संख्या कितनी होगी। मतलब कितने ऐसे गोले बनाए जाएंगे, मतलब ये हमसे पूछ रहा है। ठीक, तो इसने बोला है ऊंचाई कितनी है इसकी, h बराबर, इसकी जो ऊंचाई है h बराबर जो दी है वो दे रखी है 45 सेंटीमीटर। ठीक, और व्यास, यदि इसका ये व्यास है, ये क्या है व्यास, व्यास कितना है 4 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या r बराबर निकालो इसकी। देखो r बराबर निकालें तो व्यास बटे 2 मतलब 4 बटे 2, 2 दूनी 4, तो ये 2 सेंटीमीटर, r की वैल्यू 2 सेंटीमीटर हो गई। अब 6 सेंटीमीटर व्यास वाले ठोस गोले, तो ये 6 सेंटीमीटर व्यास है इसका, ठीक है ना, व्यास 6 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या निकालें तो r बराबर 6 बटे 2, 2 दिया 6, ठीक है ना। नहीं समझ में आया तो ऐसे लिख लें कि इस तरीके से व्यास बटे 2 मतलब 6 बटे 2, 2 से गया 3 बार, तो r की वैल्यू कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर। देखिए ये गोले की त्रिज्या है और ये किसकी है, बेलन की त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई। हम किसको पिघला के बना रहे हैं, हम बेलन को पिघलाकर बना रहे हैं, ठीक है। तो बेलन की त्रिज्या 2 है और ये तो बेलन का आयतन, ठीक है ना। यहां लिखेंगे बेलन, सॉरी इस तरीके से ना लिख के ऐसे लिखें, मैं मान लेता हूं कि गोलों की संख्या है ना, गोलों की संख्या, ठोस गोलों की संख्या गुणा गोले का आयतन, गोले का आयतन और बराबर लिख देंगे बेलन का आयतन, ठीक है। तो ठोस गोलों की संख्या हम मान लेते हैं n, और गोले का आयतन जो होता है वो होता है कितना, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब, और इसका होता है बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h। अब देखो पाई से तो पाई कैंसिल, अच्छा r से r कैंसिल मत करने लग जाना, क्यों, क्योंकि ये r तो गोले की है, ठीक, और ये वाली जो r है ये आपकी बेलन की है, ये गोले की है, ये बेलन की, दोनों की अलग अलग है। अब हमारे पास ये बचा क्या कि n गुणा 4/3, पाई कट गया था तो r क्यूब बचा, ठीक है। देखो इधर पाई से पाई कट ही गया था, r क्यूब बचा, उधर बचा r स्क्वायर h, r स्क्वायर h। अब यहाँ वैल्यू रखें तो n 4/3, r की वैल्यू कितनी थी, इसकी वैल्यू हमने, गोले की त्रिज्या 3 थी तो 3 का क्यूब, और इसका हम देखो 3 का क्यूब कर देंगे। यहाँ पे r कितनी है, r हमारे पास कितनी थी 2 का स्क्वायर, h कितनी है 45, तो देखिए n गुणा 4/3, 3 दिया 9 दिया 27, और ये 2 दूनी 4, और ये आपका 45, 3 से ये कितनी बार गया 9 बार, ठीक है, 4 से ये 4 चला गया, तो ये क्योंकि ये भाग में जाता, तो n बराबर ये बचता 45 बटे में चला जाएगा 9, 9 पंजे 45, तो n की वैल्यू जो आई आपकी 5, तो 5 गोले इसमें क्या होंगे बनेंगे, कितने गोले बनेंगे 5, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है देखते हैं। ये कह रहे हैं कि यदि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, देखिए ये कहा है कि समबाहु त्रिभुज ए बी सी, ठीक है ना, इस प्रकार है कि ए डी जो है लंब है बी सी पर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि ये ए, ये है बी, सॉरी ये आप लोगों का बी और ये आप लोगों का सी। अब तो हमें जो कह रहा है ना ए डी लंब है बी सी पर, तो यहाँ पे डी हमें लंब देना पड़ेगा बी सी, जो कि 90 डिग्री का होता है, ठीक है, लंब का मतलब 90 डिग्री का, ठीक है। अच्छा इसने क्या क्या दिया है, हमें दिया है, क्या क्या दिया है कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, क्यों, क्योंकि हमें मालूम है कि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर होती हैं। अच्छा इस पे यदि लंब है, ये यदि ये लंब है तो यहां से हमें ये भी पता लगता है कि ये बी डी इजिकल टू डी सी के बराबर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ए डी जो है लंब है किस पे, बी सी पे, ठीक है। अच्छा तो ये हमें दिए हैं सारी चीजें,
अब हमसे कह रहा है कि DC की फॉर्म में आंसर लेके आना है AD² बराबर क्या होगा। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हुए हम पहले त्रिभुज ADB में जाते हैं। ADB में तो हमने देखा कि यहाँ पे AD निकालोगे, AD तो इस वाले त्रिभुज को हम लेंगे, ये इस वाले त्रिभुज को ले लेते हैं हम। इसमें आपको ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है, तो लंब निकालना है। मतलब क्या होता है कि लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक, तो लंब है AD² बराबर कर्ण कितना है AB² माइनस हो जाएगा कितना BD²। क्लियर है, समीकरण ये आपका 1। इसी तरीके से अब हमें दूसरा त्रिभुज देखना है, दूसरा त्रिभुज ये वाला। ठीक है ना, ये त्रिभुज, इस त्रिभुज में भी अगर देखें तो यहाँ भी समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये भी 90 अंश का कोण है यहाँ। तो आप इसे देखेंगे तो ये भी कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार। तो हमें यही फॉर्मूला लगाना है कि लंब निकालना पड़ेगा AD। तो यहाँ पे त्रिभुज ADC में, तो यहाँ पे आपने देखा ADC में जाएं तो यहाँ पे हमें दिखेगा AD² इजिकल टू AC² माइनस में हो जाएगा DC²। समीकरण 2। अब दोनों को क्या करने पे, जोड़ने पर, दोनों को क्या करने पे, जोड़ने पर। तो जोड़ने पे करेंगे तो ये हो जाएगा 2AD² इजिकल टू, इसको करें तो ये AB² माइनस BD²। ऊपर वाले को ऐसा कैसे लिख दिया, फिर नीचे वाले को भी लिख दो प्लस करके AC² माइनस DC²। ठीक, अब ये आप लोगों का 2AD² इजिकल टू क्या है, ये आपका AB² माइनस BD² है। ठीक है ना, अब हमें करना क्या है, AB की जगह और AC की जगह या तो आप दोनों में से किसी एक चीज को बदलें। AB को बदलें तो AB बराबर CA कर सकते हैं या AC कर सकते हैं, या AC या CA की जगह पे हम AB कर सकते हैं। तो ऐसा कर लेते हैं, AB² और AC की जगह पे मैं AB कर देता हूँ, तो माइनस ये BD² और यहाँ पे हो जाएगा ये आपका AB² माइनस DC²। ठीक, अब 2AD² इजिकल टू AB बन गया 2AB² माइनस के ये BD² माइनस के DC²। हमें मालूम है BD इजिकल टू DC है, तो BD की जगह DC रख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या, हम लिख सकते हैं आगे क्या कि भाई 2AD² इजिकल टू आप लोगों का बन जाएगा 2AD² इजिकल 2AB² और यहाँ पे भाई जो ये दे रखा है ना हमें BD, इस BD की जगह पे DC लिखें। ठीक है, और यहाँ ये DC है। ठीक, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम BD की जगह DC। अब यहाँ पे आगे देखें तो AB इक्वल किसके है, BC के है कि नहीं। देखिए AB इक्वल BC के, तो इसका यूज हम यहाँ कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2BC² माइनस ये आपका DC, ये 2DC हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2DC, जोड़ के 2DC², इसे और इसे जोड़ के। अब देखिए आपने यहाँ ये देखा कि ये BC² है, और आप BC को हम कह रहे हैं यहाँ पे BC जो देखा जाए, BC जो है वो DC इधर है और BD इधर है, और आपको पता है BD और DC दोनों को ऐड कर दें तो अब दोनों ही सेम है, दोनों हैं भी तो सेम। तो BD और DC मैं ऐसे 2DC लिख सकता हूँ, 2 इंटू DC, 2 गुना, मतलब मैं इसे लिख सकता हूँ 2DC, 2DC लिख सकते हैं ना, 2DC, 2DC होल स्क्वायर दे रखा है यहाँ पे, तो BC को हम 2DC लिख रहे हैं और इसका होल स्क्वायर माइनस 2DC², और ये 2AD है यहाँ पे। ठीक है ना, अब 2AD² इजिकल टू ये 2 और ये 2 दूनी 4DC², 4DC² माइनस में ये दे रखा है यहाँ पे कितना 2DC²। अब ये 2 चौक 8, 8DC² माइनस के 2DC², आप लोगों का ये हो जाएगा 6DC², और यहाँ पे ये 2AD² चल ही रहा था, तो AD² और ये 6DC² अपॉन में 2 से गया 3, तो AD² इजिकल टू जो है आपका
वो 3DC² आपका आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बढ़िया सवाल है, शानदार सवाल है, ठीक है ना। अच्छे से इस सवाल को समझना, अगर समझ में ना आए तो इसे रिपीट करके देखना, ठीक है। ऑल द बेस्ट। चलते हैं अब जो अगली वीडियो में आप लोगों को मैं जो बताने वाला हूँ अगली वीडियो में, वो सेकंड सेट का जो है, जो 2-2 नंबर के, 4-4 नंबर के और 6-6 नंबर के क्वेश्चन है, आगे उन पे डिस्कस करेंगे। ये 1 से लेके 20 तक के मल्टीपल क्वेश्चंस की मैंने वीडियो बनाई है। उम्मीद है सबकी समझ में आ गया होगा, ठीक। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट भी करना, ठीक। और सभी को राम राम।